बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो 110 विषय कोड हो या सेकंड सिटिंग में एग्जाम हो 210 विषय कोड हो, तो पूरा वायरल हो चुका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक ना, इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को ईमानदारी से देख लेते हैं तो गणित के दिन आपको दिक्कत नहीं होगा। 18 फरवरी को पूरा आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए फटाफट सभी ऑब्जेक्टिव का मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। वायरल हो चुका है, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको सॉल्यूशन देख लेना है ईमानदारी से। 18 फरवरी को जिनका भी एग्जाम है मैथ का, पूरा आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से रहेगा, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का OMR शीट पे आंसर देना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होता है? जो रूट से बाहर नहीं निकलता है या पूरा पूरी ना कटे, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डॉट डॉट में दिया है, इसका मतलब ये 0 1 0 1 मतलब बार बार आएगा, कटेगा ही नहीं। जो संख्या पूरा नहीं कटेगा वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पूरा वायरल हो चुका है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ईमानदारी से आपको सारा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लेना है यदि आपको बेहतर नंबर लाना है 18 फरवरी को, तो ठीक ना, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इसमें दिमाग लगाइएगा। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि आपका 36, तो 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 निकल जाएगा, यह रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी देखिए ये -9 दिया है, बटे में आपका 49 का वर्गमूल 7 निकल जाएगा। ठीक ना, यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा। तो ये सब तो रूट से बाहर निकल गया, लेकिन 3 जो है यह रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या आपका बी हो जाएगा। √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है π1 क्या हो जाएगा? π1 आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक ना, नहीं, π1 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई जो होगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि हम पाई का मान 22/7 रख दें तब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखना है। पाई का मान यदि पूछ दे तब वह परिमेय होगा 22/7, लेकिन पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है, याद रखना है आपको। ठीक ना, सभी मैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूं, पूरा ध्यान से ईमानदारी से आपको पढ़ लेना है। 18 फरवरी को सेम यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। चौथा प्रश्न कर रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, इसका जब मोसो निकालेंगे तो मोसो इसका आपका निकलेगा 1 निकलेगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका मोसो 1 निकलेगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए यदि आपसे अभाज्य संख्या का मोसो कहे निकालने तो वह आपका 1 निकलेगा। ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है हमसे, मूलों का गुणनफल। तो ये x² का गुणांक आपका a हो जाएगा और x का गुणांक b हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। ठीक ना, तो c के जगह आपका कितना है? 1 है, तो 1 रख देंगे बटे a के जगह कितना है? 4 है, 4 रख देंगे बटे में, तो कितना आ गया? 1/4। कहाँ पर है? तो सी में ऑप्शन है 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो ध्यान से आपको देखना है, ईमानदारी से पढ़ना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है
यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसमें यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी, लास्ट में अचर पद सी, ठीक ना। तो यहाँ हमें मान किसका कर रहा है निकालने कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे हम, या अल्फा और बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की भिन्न का जोड़ होगा। अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा, यानी कि यहाँ बीटा गुना 1 करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा गुना 1 करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, ठीक ना, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, बटे में a कट जाएगा तो क्या बचेगा, -b/c बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए -b का मान कितना है यहाँ, -3 है, देखिए -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस +3 हो जाएगा, बटे सी का मान कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे, कितना आया 3/5 आया। 3/5 देखिए कहाँ पर है, 3/5 ऑप्शन ए में है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव का सलूशन करना है। मैं आपको पूरा बेहतर तरीका से बताऊंगा। यदि आपका मैथ का तैयारी नहीं हुआ है तो आज कंप्लीट देखिए इस वीडियो को, रिक्वेस्ट है, आपका मैथ का तैयारी हो जाएगा और आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा 18 फरवरी को, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में। उसके बाद 7 नंबर का है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, उनका शून्यकों का संख्या होता है आपका 2 होता है। कितना, सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अल्फा होता है और बीटा होता है, 2 ही शून्यक होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। देखिए कितना आसान सवाल है। हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने, अभी तुरंत हम बताएं, ठीक ना। तो यहाँ आपका ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, लास्ट में अचर पद सी हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है सूत्र -b/a होता है, सूत्र आपको याद रखना है, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -b की जगह यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना, एक्स का गुणांक, तो -1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक ना। ई माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आपका बाद में, ठीक ना, बटे ए के जगह भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब ई माइनस मिला के क्या हो गया, +1 हो गया, बटे में 1 तो नहीं है लिखेंगे, यानी कि 1 लिख सकते हैं। 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है, सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना है। मैं आपको बेहतर तरीका से बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर का है, एक रेखिक समीकरण के घात होंगे। रेखिक समीकरण जो होता है उसका घात आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेखिक समीकरण कैसा होता है, ऐसे होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना, इस रूप में होता है, यानी कि ax प्लस सी भी लिख सकते हैं, इस रूप में होता है, ठीक ना। तो इसी को रेखिक समीकरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए, एक होता है, याद रखिएगा, रेखिक समीकरण का घात। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक सम दूसरे से दुगुना है, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या बताए। एक संख्या जो है दूसरे का दुगुना है, ठीक ना, तो संख्याओं का योग 27 दिया है, हमें संख्या निकालना है, तो योग 27 कब होगा, ठीक ना, यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ होगा 18 9 27 होगा, जोड़ करेंगे, योग का मतलब
जोड़। गुना एक संख्या देखिए दूसरे का 2 गुना है ना, ये 9 है तो 9 दूनी 18, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही दिमाग लगाना है। करा योग दोनों का 27 है तो 8, यहाँ भी 27 हो रहा है देखिए 10 और 17, लेकिन यहाँ देखिए ये एक संख्या दूसरा का 2 गुना नहीं है, ठीक है ना। 10 गुना करेंगे तो 20 आएगा, 2 गुना नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिए 18 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा जोड़ने पे, और 2 गुना भी है, 9 दूनी 18, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कह रहा है हमें ना। तो 2 समीकरण दिया है इसमें, देखिए ये x का गुणांक आपका a1 हो जाएगा और y का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, सॉरी a2 कहते हैं b2, सॉरी b1 होगा, b1, और ये लास्ट में अचर पद आपका c1 हो जाएगा। फिर दूसरा समीकरण में x का गुणांक a2 हो जाएगा, y का गुणांक b2 हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c2 हो जाएगा। इस प्रकार होता है, ठीक ना, इस प्रकार, ठीक ना। अब हमें कह रहा है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, सूत्र होता है इसका, देखिए अद्वितीय हल होता है यदि a1 बाय a2 बराबर नोट b1 बाय b2 हो तब। तो a1 बाय a2, a1 यहाँ कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, बटे a2 यहाँ दूसरा समीकरण में कितना है 2 है, ठीक ना। x वगैरह नहीं लिखा जाता है, बस उसके आगे जो भी संख्या से गुना है ना उसको लिखा जाता है, बराबर नोट b1 बाय b2। b1 यहाँ देखिए कितना है, b1 में यहाँ p है तो p का मान भी हमें निकालना है, बटे b2 कितना है यहाँ 2 है, यहाँ y की जगह समीकरण 2 में। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको गुना करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2 गुना p, 2p, अब बराबर नोट डालेंगे, 4 दूनी 8 डालेंगे, ठीक ना। अभी 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि क्या आ गया p बराबर नोट 4। देखिए तो ऑप्शन कहाँ पर है, p बराबर नोट 4, देखिए 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका a ही हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि p बराबर नोट 4 आया तो यहाँ p बराबर 4 दिया ही तो नहीं होगा, p बराबर 3 दिया ये भी नहीं होगा, p बराबर नोट 2 दिया ये भी नहीं होगा, तो यही होगा 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान, ठीक ना। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है p के बराबर नोट आया है इसीलिए अतिरिक्त लिखा हुआ है, ठीक ना। बराबर नोट कटा हुआ है तो बराबर नोट, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल मैं आपको अच्छे तरीक़ा से समझाऊंगा, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, सॉल्यूशन करते जाइएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर कह रहा है कि यदि युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 के लिए a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अभी तुरंत हम बताए थे कि x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है, लास्ट में अचर पद c होता है। फिर यह समीकरण दूसरा है इसीलिए a2 लिखा हुआ है, b2 c2 लिखा हुआ है, लेकिन मूल सूत्र यहाँ दिया है कि a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 कब होता है। अभी तुरंत बताएं कि अद्वितीय हल होता है तब होता है। तो अद्वितीय हल यानी कि इसे अद्वितीय हल भी कह सकते हैं और केवल एक हल भी कह सकते हैं, ठीक ना, केवल एक हल भी कह सकते हैं, युग्म आश्रित भी कह सकते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। युग्म विरोधी है, युग्म अविरोधी है, युग्म आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, युग्म आश्रित है, ठीक ना। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 12 का नाम अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो इसमें केवल प्रतिच्छेदी रेखा भी हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया है प्रतिच्छेदी रेखा।
इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि अद्वितीय हल जब होता है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है, क्योंकि एक दूसरे को काटता है, ग्राफ पे ऐसे काटता है, तो इसका एक हल हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद जो है अद्वितीय हल होगा, और क्या होगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, विरोधी और विरोधी आश्रित दिया है, आश्रित कैसे होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक ना। तो 12 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि x + 2y - 5 = 0 तथा ax + a - by = 10 का अनंत हल हो, तब देखिए अनंत हल कब होता है इसको समझिएगा, ठीक ना। अनंत हल होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों यदि बराबर हो जाए, 1 मिनट, c/2, यदि तीनों बराबर हो जाए तब होता है अनंत हल। तो यहाँ x का गुणांक आपका a1 होगा, ठीक, और y का गुणांक आपका b1 होगा, और लास्ट में अचर पद c होगा। ये x का गुणांक a2 हो जाएगा, और y का गुणांक b2 हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c2 हो जाएगा। तो इसी सूत्र पे हम लोग बैठाएंगे, तो बैठाइए। तो a1/a2, a1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बटे a2 क्या है, a है, बराबर b1/b2 यानी कि 2 बटे a - b, ठीक ना। दूसरा कलर ले लेते हैं, a - b बराबर c1/c2। c1 यहाँ दिया है -5, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, क्योंकि इधर बराबर की बगल है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 5/10, ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a 1 से गुना होगा तो बराबर में a - b हो जाएगा। तो 2a इधर आएगा तो -a बचेगा, बराबर -b 2a में से एगो a घटेगा तो a बराबर -b, ऐसे हो जाएगा a बराबर -b, या लिख सकते a इधर आएगा तो +b बराबर 0, यह भी हो सकता है, ठीक ना, यह भी हो सकता है। a + b बराबर 0, a + b बराबर 0, देखिए डी में ऑप्शन दिया है ना, डी में ऑप्शन, यहाँ देखिए a + b बराबर 0, तो यही आंसर आपका हो जाएगा 13 का डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का है कि यदि x बराबर √56 प्लस फिर √56 प्लस √56 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा -7 और 8 होगा, ए राइट आंसर होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो स्क्रीन पे समझाने में नहीं बनेगा, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। आगे आपका प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि समीकरण x² + 4x + m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सही है। कह रहा है मूल वास्तविक और समान हो, ठीक ना, मूल वास्तविक और समान हो। तो मूल वास्तविक कब होगा, मूल वास्तविक होता है यदि d बड़ा हो जाए 0 से, तब मूल वास्तविक और असमान होता है, ठीक ना। तो यहाँ ये आपका x² का गुणांक यहाँ a हो जाएगा, x का गुणांक आपका b हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c हो जाएगा, ठीक ना। तो d बड़ा हो 0 से, तो d का सूत्र होता है b² - 4ac बड़ा हो 0 से, ठीक ना, इस प्रकार। तो b के जगह यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर डालेंगे, -4 गुना a कितना है, कुछ नहीं है, x² का गुणांक तो 1 लिख सकते हैं, गुना c, ठीक ना, c कितना है, m है, ई बड़ा हो जाएगा 0 के।
तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एका 4 गुना m, 4m हो जाएगा। अब बड़ा है 0 से, तो ऐसे लिखेंगे। तो 16 और उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा बड़ा है, माइनस है तो सीधा +4 हो जाएगा, +4m। 4 से कटाइए तो 4 बेर में कट जाएगा, तो यानी कि 4 बड़ा हो जाएगा m से, इस प्रकार होगा। तो देखिए तो कहाँ पर है, m छोटा होगा 4 से, तो आपका कितना में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टाएंगे तो m छोटा 4 बड़ा, क्योंकि 4 के इधर मुड़ा हुआ है ना, मुड़ा हुआ है ना 4 के इधर, तो ये आपका जो है m छोटा हो गया 4 से। तो देखिए तो कहाँ पर है, बी में है ना, बी में है ना, m छोटा 4 से, यानी कि m छोटा हो जाएगा 4 से, ठीक ना, 4 के और मुड़ा हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 16 नंबर, मैं आपको फुल सोल्यूशन बता रहा हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायरल ऑब्जेक्टिव है, 18 फरवरी को सेम यही सब प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो पूरा रट के जाइएगा, पूरा सोल्यूशन देख के जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सोल्यूशन आपको फुल मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि समीकरण 9x² प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य समान है तो मूल है। मूल्य समान है, मूल्य समान है, मूल्य समान है यानी कि आपका d बराबर क्या है, 0 है, ठीक ना। तो अब हमें ये a का मान निकालना होगा, तो d बराबर 0, तो ये आपका हो गया a, x² का गुणांक x का गुणांक b, लास्ट में अचर पद से। तो वही सूत्र लगाएंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0, b के जगह आपका 6a² हो गया, 6a² माइनस 4 गुना a के जगह 9 है, गुना c के जगह 4 है, इतना बराबर रखेंगे 0। 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर a² माइनस 4 चौके 16, 16 44, यानी कि 144 बराबर 0। जब 36a² बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में निकालेंगे तो। और जब a बराबर निकालेंगे यानी कि a² बराबर, तो ये हो जाएगा 144 बटे 36। जब a बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट के इस पे रूट चले जाएगा, a बराबर हो जाएगा √अंडर 144 बटे 36। अब 144 का वर्गमूल कितना निकलेगा, बराबर 44 से 12 निकलेगा, 36 का 6 36, यानी कि कितना आ गया ये आपका 12/6, ठीक ना, 12/6, 6 36 बराबर 44, हाँ ठीक है। तो कटाइए तो 1 मिनट कितना निकला है, 12/6 ना, हाँ 12/6 निकला है, 12/6 निकला है, ठीक ना। उसको कट कर देते हैं, 12/6 निकला था, a बराबर कटाइए तो 2 बार में कटेगा, तो माइनस प्लस 2 लिख सकते हैं, माइनस प्लस, ठीक ना, या प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए तो है, ऑप्शन नहीं है, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 2/3 नहीं है, ठीक ना। इसका नहीं दिया है प्लस माइनस 2, तो क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे, वास्तविक हल होंगे, ठीक ना। तो क्या निकलेगा, x का मान, x का मान हल करके देखते हैं। इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड यदि करते हैं तो ये हो जाएगा 1x², ठीक ना। जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे x² प्लस, वहाँ
एक्स भी पुराना है ना, तो एक्स प्लस एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्स 2x हो जाएगा। नहीं, इसका गुणनखंड ही नहीं होगा, इसीलिए दिया हुआ है ऑप्शन कोई नहीं, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक ना, गुणनखंड जब करेंगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं आपको टिक कर देना है। ठीक ना, हल नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। एपी निकालना है, निकल जाएगा एपी। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, मैं आपको थोड़ा इसका साइज छोटा करके सॉल्यूशन करता हूँ 18 का। इसमें हमें कह रहा है कि जिसका तीसरा पद यानी कि a + 2d बराबर तीसरा पद दिया है 5, तो a + 2d तीसरा पद लिखेंगे तो a + 2d। फिर कह रहा है कि पांचवा पद, सॉरी तीसरा पद 5 और 7वां पद 9, 7वां यानी कि a + 6d बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, 9 लिख देंगे। अब इसको विलोपन विधि से AD का मान निकालेंगे, कटा के लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, कटा देंगे विलोपन विधि से तो क्या हो जाएगा, 2 में से 6D घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4D। समीकरण तो आप लोग कटाने जानबे करते होंगे। अब 5 में से 9 घटेगा तो -4, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 4 4 भी कट जाएगा एक बार में, यानी कि D बराबर बच जाएगा 1। अब D का मान यहाँ रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा, a + 2d, D की जगह 1 रख देंगे बराबर 5। जैसे विलोपन विधि से कटाते हैं समीकरण को, हम शॉर्टकट कर रहे हैं, तो a + 2 का 2 बराबर 5, 2 है सिर्फ 2 होगा, तो a बराबर निकालेंगे तो 5 और 2 1 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो a बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब देखिए हमें a भी मालूम हो गया और d भी ऊपर में निकल गया 1, तब हमें AP बनाना है ना। जब AD मालूम हो गया तो AP क्या हो जाएगा, AP आपका हो जाएगा पहला पद जैसे 3, उसी में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, D को जोड़ देंगे ना तो 4 होगा, फिर D को जोड़ देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर D को जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन है 3 4 5 6 इस प्रकार। देखिए ऑप्शन A में है 3 4 5 6, तो यह आपका AP निकल गया। इसी प्रकार AP निकालना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 ... का 18वें पद का मान है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमें 18वें पद का मान मांग रहा है, तो प्रथम पद A आपका हो गया a बराबर 1, उसके बाद सार्वंतर निकाल लेना है D कैसे निकालेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 निकलेगा। हमें कह रहा है कि 18वें पद यानी कि n बराबर 18 रखना है और an हमें मालूम करना है, तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है, इंटू डी। अब a की जगह क्या है, 1 है, प्लस n-1, n की जगह तो 18 रखना है, 18 रख देंगे, -1 इंटू डी कितना निकला है, 3 निकला है, 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 1 + 18 में से घटेगा 17 गुना 3, क्या हो जाएगा 1 + 17 51, 51 1 52, 52 आपका आंसर निकल गया, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको AP को सॉल्व करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका 20 नंबर कह रहा है कि प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग क्या है। इस प्रकार यदि आपको दे दे कि लगातार संख्याओं का योग निकालने, तो इसका सूत्र होता है n × n + 1/2, यह सूत्र होता है। तो n क्या मानेंगे, n जो संख्या दिया रहे यानी कि 1000 आपका n हो जाएगा, प्लस फिर क्या दिया है n × n + 1, n की जगह वही 1000 रखेंगे और +1/2 करेंगे, कटाइए तो इसे 5 दूनी 10, 2 0 उतर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 500 गुना
ई 1001 हो जाएगा 1001। टोटल को गुना करना है और टोटल को जब गुना करिएगा 500 गुना 1001, ठीक ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा एक बार आप लोग। गुना करने के बाद निकल जाएगा 500 निकल जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। निकल जाएगा, जैसे कि गुना करिएगा तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर 5 5, हाँ यही आएगा, बी आएगा। एक बार आप लोग गुना भी कर लीजिएगा, ठीक ना। बस इस सूत्र को याद रखना है। कोई भी सवाल दे दे कि इतना संख्याओं का धन योग निकाले, लगातार संख्या n बराबर उसको रख के हल कर देंगे, बस यही सूत्र याद रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट सब सवाल है, यदि पूरा ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो आपका बेहतर नंबर आएगा, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एपी का पहला पद 2 और सार्वअंतर 3 हो तो 8वां पद होगा। बताइए कितना आसान सवाल है। एपी का पहला पद यानी कि ए बराबर 2 दिया और सार्वअंतर कर रहा है, यानी कि सार्वअंतर 3 दिया है। हमें क्या कर रहा है, निकल 8वां पद, यानी कि n के जगह 8 रख देंगे। तो सूत्र बैठाएंगे ए एन बराबर वही ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए हमें दिया है कितना, 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह 8 रखना है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 में से घटेगा 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 या 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 23 ना हो जाएगा। तो 23 है, देखिए ऑप्शन सी में है ना 23 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल रहेगा एग्जाम में, बस आपको सॉल्यूशन देख लेना है एक बार। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि नीचे के चित्र में AD बराबर 2 cm और DB बराबर 3 cm, AE बराबर 5 cm है, तो DE समांतर BC हो तो EC का मान निकालें। देखिए हमें AD, ये चित्र दिया हुआ है यहाँ, AD बटे DB का मान दिया है AE बटे EC, यानी कि हमें निकालना क्या है, सब भुजा दिया है, AD भी दिया है, DB दिया है, AE भी दिया है, हमें EC निकालना है, E वाला भुजा निकालना है। इस तरह का सवाल यदि कहीं भी दिखे तो इसका सूत्र होता है इतना भुजा बटे इतना भुजा, यानी कि लिखेंगे AD बटे DB, E भुजा AD बटे DB, इसी के बराबर में लिखेंगे AE भुजा AE बटे AE भुजा बटे EC भुजा डालेंगे, बस यही सूत्र होता है। इस तरह का सवाल तो और आसान है। तो AD का मान हमें 2 दिया है, यानी कि 2 बटे DB का मान 3 दिया है बराबर AE का मान 5 दिया है बटे EC तो हमें निकालना है, EC कुछ नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर गुना करेंगे तो 2EC हो जाएगा बराबर 5 दिया 15 हो जाएगा। यदि हम EC बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 15, इसके बटे में ही 2 आ जाएगा, तो यानी कि 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 ना आ जाएगा। 7.5 कहाँ पर है, ए में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल बहुत आसान होता है, बस इस सूत्र को आपको याद रखना है। चलिए इतना सॉल्यूशन करके आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, फिर वही सवाल देखिए AB बटे DE, BC बटे EF, AC बटे DF बराबर इतना दिया है, क्षेत्रफल इसका कह रहा है कि अनुपात निकाल लें। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि एक त्रिभुज है, मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 2 समरूप त्रिभुज है, कहने का मतलब एगो ABC, एगो और त्रिभुज है आपका DEF, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि AB बटे DE, देखिए AB बटे DE, फिर BC बटे EF, देखिए ई हुआ BC बटे EF, इसके समांतर हुआ। फिर AC यानी कि E भुजा बटे DF यानी कि E भुजा।
तो देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर उनके संगत भुजा के वर्गों का अनुपात होता है। तो एक भुजा दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन एक के भुजा देगा ना। तो हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लें। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का यानी कि क्षेत्रफल ABC त्रिभुज का बटे क्षेत्रफल DEF त्रिभुज का। इतना बराबर सूत्र क्या होता है, उनके संगत भुजा के अनुपात। यदि हम AB लेंगे तो AB लेंगे तो इसका जो है इसके समानुपाती जो होगा उसको वो भुजा लेंगे, जैसे कि AB के समानुपाती आपका DE होगा, DE, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे। यदि हम BC भुजा लेंगे तब EF लेना पड़ेगा बटे में, यदि हम AC भुजा लेंगे तो DF लेना पड़ेगा बटे में। तो वही हुआ, तो तीनों ही दे दिया है आपको ताकि कंफ्यूज ना हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, AB ही मान लीजिए इसको 3/5 क्या है, लेकिन इस पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 9:25, 9:25 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। या आप सीधा समझ लीजिए, सीधा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यदि किसी भी समरूप त्रिभुज का भुजा दिया रहे, भुजा जैसे कि 3, 1 मिनट, भुजा दिया रहे कि 1 मिनट, भुजा हमें कितना दिया है 3/5 दिया है। तो सीधा समझ लीजिए अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 आ गया ना, 9:25। सीधा समझ लीजिए, मैं एक सीधा भी बता दिया हूँ शॉर्टकट भी। यदि किसी समरूप त्रिभुज का भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग कर देना है दोनों का, बस आंसर निकल जाएगा। उसके बाद अभी तुरंत बताएं यह सवाल कि चित्र ST समानांतर QR तो x का मान। देखिए E दिया है, E भी दिया है, E भी दिया है, E भी दिया है, तो हमें x जो इसमें लगा हुआ है x का मान निकालना। अभी तुरंत इस बड़ा सवाल को हम सॉल्व किए कि इसका सूत्र होगा इतना भुजा बटे इतना बराबर इतना भुजा बटे इतना। इसके भुजा के बटे में इसके भुजा को लिखना है, बराबर में ई भुजा के बटे में ई भुजा को लिखना है। तो यहाँ AD वगैरह नाम ना देखिए, इसमें दे दिया है PSQRT इस प्रकार। तो लिखेंगे PS भुजा बटे SQ बराबर PT भुजा बटे TR, ठीक ना। अब PS कितना दिया है 4 दिया है, बटे SQ कितना दिया है x-4 दिया है, बराबर PT कितना दिया है 8 दिया है, बटे TR कितना दिया है 3x-11 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे। 8 से गुना करेंगे तो 8x-8 चौके 32 दोनों से गुना होगा ना, बराबर 3 चौके 12x-11 चौके 44। एक्स वाला एक्स के जगह करिए, अंक वाला अंक के जगह करिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8x, इधर आएगा तो -12x बराबर उधर -44 है, ये अंक उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हल होगा। अब 8x में से 12x घटेगा तो -4x बचेगा, बराबर अब 32 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 12 ही बचेगा, माइनस में 12 बचेगा। तो कटाइए तो 4 तिया 12, माइनस भी कट जाएगा, यानी x का मान 3 निकल गया। ऑप्शन है देखिए B में है ना 3। तो इस प्रकार सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक। 25 नंबर का रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 cm, BC बराबर 12 cm, AC बराबर 5 cm, तो कोण C बराबर क्या होगा। इसको भी समझ लीजिए, यह बहुत सवाल पूछा जाता है कि एक त्रिभुज है इसे, ठीक ना, ABC, ठीक ना। तो कह रहा है कि यदि AB बराबर 12 दिया है, AB बराबर 13 और ऐसे बनेगा त्रिभुज AB बराबर 12, यानी कि बड़ा भुजा दिया है ना 13 सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा दिया है तो ऐसे बनेगा ए बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। तो ए बी आपका 13 दिया है, बी सी 12 दिया है और ए सी 5 दिया है। कह रहा है ई कोण जो है सी की जगह कितना होगा। ई दोनों का वर्गों का योग यदि 13 पुर जाता है बड़का भुजा तो समझ लीजिए कोण 90 डिग्री बनेगा, समकोण बनेगा। तो देख लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल के। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट, टोटल को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा अंडर रूट, 13 वर्गमूल निकल जाएगा। तो 13 निकल गया, इसके बराबर में ये दोनों भुजा का योग, इसका मतलब 90 डिग्री है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र होता है ना समकोण त्रिभुज का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसी पर बैठा दिए, ठीक ना। अब आगे देखिए 26 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको पूरा मिल रहा है। 26 नंबर का है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल। अभी तुरंत बताएं, किसी भी समरूप त्रिभुज का भुजा यदि दिया है, क्षेत्रफल निकालना तो सीधा वर्ग करना है। तो 4:9 दिया है तो वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16 निकलेगा, 9 का स्क्वायर 81 निकलेगा। तो 16:81 कहाँ पर है, सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिए। 26 नंबर तो हल हो गया। 27 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बी वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2-3 है तथा बी के निर्देशांक कितना है तो ए के निर्देशांक निकाले। केंद्र का एक वृत्त है, व्यास है, ठीक ना। मान लीजिए ए बी दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया है यानी कि बीच में ओ बिंदु दिया है 2, -3, ठीक। और क्या दिया है, बी का निर्देशांक भी दिया है, बी यहाँ है तो ई भी दिया है 1, 4, ठीक ना। हमें ई वाला ए का निकालना है तो निकल जाएगा, बहुत आसान है। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है ना वही लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक ना, यही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें देखिए कि x1 यहाँ समझ लीजिए x से है, x और y, ठीक ना, x1 x2। तो आपका ये मध्य बिंदु दिया है 2, -3, हल हो जाएगा 2, -3। तो x1 प्लस x2, ये x1 की जगह x से हो जाएगा प्लस x2 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक, बटे 2। y1 प्लस y2, y की जगह y हो जाएगा प्लस y2 की जगह 4 हो जाएगा बटे 2। मध्य बिंदु के बराबर में रखेंगे इनको, ठीक ना। अब देखिए 0 बराबर ये x के लिए हुआ, ठीक, ये y के लिए हुआ, ठीक ना। अब इसी को हल करेंगे, यहाँ 0 बराबर रख के यहाँ हल कर देते हैं। यहाँ 0 बराबर ई x प्लस 1/2, x वाला रखेंगे, x प्लस 1/2, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, गुना करेंगे तो x प्लस 1, जब x बराबर निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, x बराबर -1, x का निकल गया। अब y के लिए भी निकालेंगे तो y के लिए हम यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ तो y बराबर -3 दिया है, -3 बराबर y प्लस 4/2, y प्लस 4/2, इधर गुना होगा तो -6 बराबर y प्लस 4। जब y बराबर निकालेंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, -4 बराबर y, तो -10 प्लस 3 माइनस का -10 बराबर y। तो क्या मूल बिंदु निकल जाएगा, एगो का निकला -1, x का -1, -10। देखिए तो ऑप्शन है -1, -10, ठीक ना। 0 ओ 1 मिनट, यहाँ केंद्र जो है ना 2 दिया है, हम 0 रख दिए हैं, यहाँ 2 होगा ना, यहाँ 2 रखना है, मिस हो गया। 2 दूनी 4, इधर आएगा तो 4 में से 1 घट जाएगा, ठीक ना। 1 मिनट मिस हो गया, तो ये उधर जाएगा तो एगो घट जाएगा, तो 4 में से 1 घट जाएगा बराबर x, तो बचेगा 3 बराबर x, कितना निकलेगा 3, -10 निकलेगा, ठीक ना। मिस हो गया, यहाँ 2 था ना, हम ध्यान नहीं दिए, x की जगह 2 और y की जगह 3।
तो 3,10 निकले, -10 निकलेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 दिया है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान। तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका 28 का, इसको भी सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। डी निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक ना, उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। 29 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, 29 नंबर की रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु इतना इतना दिया है, बी के नियामक इतना है तो ए का नियामक सेम उसी प्रकार जैसे अभी सॉल्व किए हैं वृत्त वाला। ठीक ना, एक नियामक ऐसे दिया हुआ है। ठीक ना, ए बी। ठीक ना, इसको समझ लीजिए बढ़िया तरीका से। तो इसमें कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु यानी कि यहाँ पी है तो 2,4 दिया है। ठीक ना, और बी नियामक दिया है बी 6,a, बी की जगह 6,8 8 दिया है, और ए वाला नियामक निकालना है यानी कि एक्स वाई। ठीक ना, उसमें मिस हो गया था सॉल्व करने में, इसको मैं बढ़िया तरीका से बताता हूँ। सेम वही उसी प्रकार बनेगा। तो वही मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे x1 + x2। x1 आपका x हो जाएगा प्लस x2 आपका 6 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, कोमा y1 + y2। y1 आपका y हो गया और y2 आपका 8 हो गया, बटे 2। अब मध्य बिंदु जी दिया है 2,4, इसको बराबर में रख देंगे ऐसे। ठीक ना, तो ऐसे जो रखेंगे ये x के लिए हुआ 2 और 4 जो हुआ y के लिए हुआ। तो ये x वाला सोल्यूशन है, ये y वाला सोल्यूशन है। तो ये 2 जो है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2, तो 2 बराबर रख देंगे x वाला सोल्यूशन। तो क्या है x + 6/2। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना करेंगे तो x + 6। जब x बराबर निकालेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा 6, तो 4 - 6 = x, यानी x का मान -2 निकल जाएगा। तो ये x का मान निकला। अब y बराबर रख के निकालेंगे तो y बराबर क्या है 4, y का मान 4 है ना, तो 4 बराबर रखेंगे y + 8/2, गुना करेंगे 4 दूनी 8 बराबर y + 8। तो जब y बराबर निकालेंगे तो इधर माइनस से हो जाएगा, यानी कि कट गया, तो y बराबर कुछ नहीं तो 0 बचा। ठीक ना, तो आपका निकल जाएगा -2,0। पहले x होता है फिर y, -2,0 कहाँ पर है, बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार मैं आपको फुल सोल्यूशन अच्छा से बता दिया हूँ। इसी प्रकार पहले वाला भी बनता है, वो जो वृत्त वाला था अभी व्यास में। ठीक ना, जैसे ई बनेगा वैसे ही सेम ई वाला बनेगा, ई वाला। ठीक ना, इसमें मिस हो गया था पहले सॉल्व करने में, लेकिन फिर से मैंने जो सॉल्व किया वो ठीक हुआ था। ठीक ना, चलिए 29 नंबर भी हो गया। 30 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान होगा। देखिए ये x होता है पहला और दूसरा y होता है। तो भुज जो होता है x वाला होता है, x वाला को भुज कहते हैं। ठीक ना, और y वाला को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमसे भुज पूछ रहा है तो भुज क्या 6 ना हो जाएगा, -6, माइनस लगा हुआ है ना, तो -6 यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, भुज हो जाएगा। ठीक ना, कोटि कहता तो कोटि 11 हो जाता। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो। तो क्या करेंगे, कह रहा है ऐसा संख्या निकालें जो कि 16 से भी, 20 से भी, 24 से भी भाज्य हो। ठीक ना, तो एलसीएम निकालेंगे 16, 20, 24 का एलसीएम 2 से लगाएंगे। ठीक ना, 1 मिनट फिर से करता हूँ, 16, 20, 24। ठीक ना, एलसीएम निकालेंगे 2 से तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6, अब नहीं लगेगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना करेंगे तो 12 दूना 24, 0, 240। क्या हो जाएगा 240, यानी कि 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 31 का ए हो जाएगा 240। ठीक ना, एलसीएम निकाल दिए। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेक 45 का मान। सेक 45 का मान तो सबको पता होगा।
ठीक ना। क्या होता है सेक 45 का मान, सेक 45 का मान √2 ना होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर का रहा है कि साइन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यह भी सॉल्यूशन हो जाएगा, सूत्र पे तोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखिए ऐसे ई ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ई ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। एक मिनट मिस हो गया, ए माइनस बी वाला पहले लिखेंगे ना, तो ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर, ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर थीटा। क्या होता है -2ab -2a साइन ए की जगह बी की जगह कोस थीटा। फिर उसी में ई वाला प्लस करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। प्लस वाला में सिर्फ यहाँ प्लस लग जाता है, +2 साइन माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, इंटू है यहाँ। अब प्लस में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। ये तो माइनस प्लस कटिए जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कहाँ है, 2 है तो ऑप्शन डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन थीटा बराबर, साइन का सूत्र होता है P/H, इतना बराबर हमें दिया है √3/2, तो ये P का मान हो गया H का, B का निकालना पड़ेगा। तो B का निकलेगा कैसे कि H स्क्वायर घटा P स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, तो H आपका हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर घटा P हो गया आपका √3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घटेगा, 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा। तो हमें निकालना है टेन थीटा बराबर ना, तो इसका होता है P/B होता है, तो B तो निकलिए गया 1, अब P है आपका √3, तो 1/√3 कहाँ पर है B में है, B इसका राइट आंसर निकल जाएगा। 10 का P/B ठीक है था। P/B, एक मिनट मिस हो गया, एक निकला आपका जो है B का मान, ठीक ना। तो P ई हो गया P/B, सॉरी P/H, तो 10 का होता है क्या, 10 का होता है P/B। हाँ तो P आपका कितना है, P √3 है ना, वो मिस हो गया, B 1 है यानी कि √3 होगा, √3 यानी कि C राइट आंसर होगा, C होगा 34 का, ठीक ना, मिस हो गया था। उसके बाद देखिए 35 नंबर का रहा है कि कोस 64 डिग्री अब बटे साइन 26 डिग्री, ये दोनों का मान यदि 90 पुट जाए तो एक बार में काट दीजिए, एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ठीक ना, दोनों का मान यदि 90 पुट जाए जोड़ने के बाद एक बार में काट देना है, ए राइट आंसर हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण का मान होगा, ठीक ना। 100 मीटर ये टावर है, ठीक ना, ये कितना है 100√3 मीटर है, इसको यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक ना, 100 मीटर दूरी से 100 मीटर यानी ये कोण का रहा है निकालने। तो यहाँ मान लीजिए थीटा है EABC, तो टेन थीटा बराबर निकालेंगे क्योंकि लंब और आधार में संबंध है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि AB बटे आधार यानी कि BC, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB आपका हो गया 100√3 और बटे BC हो गया 100 बटे में 100 कट गया, तो टेन थीटा बराबर क्या बचा √3, तो √3 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 का मान √3 ना होता है, 60 डिग्री हो जाएगा थीटा बराबर, टेन 60 का मान होता है ना √3, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है कि 28 cm त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा निकालें। एक वृत्त है, इसका त्रिज्या 28 है, r बराबर, ठीक ना, कितना है 28 है। तो पहले जो है ना वृत्त का क्या करेंगे हम लोग, परिधि निकाल लेंगे। वृत्त का परिधि यानी कि 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, r कितना है 28 है। तो कटाइए तो 7 चौके 28 कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना 4, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, इतना निकल गया वृत्त की परिधि। अब वर्ग बना रहा है, तो वर्ग जो बन रहा है उसका भुजा निकालना है। तो जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही वृत्त का परिधि होगा। वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक ना। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो ये दिया है 176, दोनों का बराबर होगा, 4 से कटाइए तो 4 चौके 16, एक वहाँ 4 चौक 16 44, डी राइट आंसर हो जाएगा 37 का 44 cm निकल जाएगा, ठीक ना। क्या किए कि वर्ग का वृत्त का परिधि निकालनी है। जितना वृत्त का परिधि होगा उतना ही वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर रख दिए वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा बराबर 176, 4 से कटा दीजिए 44 cm आपका निकल गया, डी राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर कह रहा है कि दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है तथा PA बराबर 4 cm और AB बराबर 5 cm, तो PT निकालना है, PT निकालना है, ठीक ना। PA बराबर 4 cm, 4 cm, ठीक। AB बराबर 5 cm, AB बराबर 5 cm स्पर्श रेखा है, 5 4 9। इसका राइट आंसर जो निकल जाएगा 38 का 6 cm निकल जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक दिया है ना। हम्म, 38 का बी राइट आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 39 नंबर चित्र में PA बराबर 7 cm, PB बराबर 3 cm, PD बराबर 4 cm, तो DC निकालने के लिए कह रहा है कि PA बराबर 7 cm, PB बराबर 3 cm। तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका 39 का A निकलेगा 3.5 cm। इसको सॉल्व करने में थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक ना, क्योंकि त्रिभुज वगैरह से सॉल्व करना होगा। 40 नंबर देखिए कह रहा है, 40 नंबर प्रश्न कि एक गोले का व्यास 14 cm है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का व्यास दिया है, व्यास यानी कि D बराबर 14, तो R कितना निकल जाएगा, त्रिज्या 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 cm निकल जाएगा। हमें निकालना है गोले का उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो 4 पाई का मान 22/7, r कितना है, r 7 निकला, 7 गुना 7, एगो 7 कटिए जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना 7 करिए तो 8 सती 56 के 6 5, 8 सती 56 6 61, 616 cm²। कहाँ पर है, बी में है, 616 cm², बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा। AED एक अर्धवृत्त है तो इतना का आयत है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा 41 का आपका सॉल्व करने के बाद वह निकल जाएगा 76 cm। इसको सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर ही बता दिए, आप लोग कर लीजिएगा। करना क्या है, ये कह रहा है कि ABCD क्या है, आयत है, ABCD आयत है। तो आयत का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, बस निकल जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm 6 cm और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक ना।
बहुत आसान सवाल है, बस ध्यान से आपको देखना है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिएगा साइड में सॉल्व कर रहा हूँ कि दो वृत्त का त्रिज्या दिया है। एगो का R1 मान लीजिए 8 cm, एगो का R2 मान लिए 6 cm। ये दोनों का पहले परिधि निकाल लेंगे। 8 cm और यहाँ कह रहा है कि नया वृत्त जो बन रहा है उन वृत्त का परिधि जो है ये दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, तब उसका हमें कह रहा है निकालने त्रिज्या, ठीक ना। नया वृत्त जो बनेगा मान लीजिए R1, इसका निकालना है हमें। तो ये दोनों के वृत्त की परिधि के योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। तो तीसरा वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई बड़ी R दे दीजिए बराबर, ये दोनों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसको लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इस प्रकार लिखिए। तो 2 पाई बड़ी R बराबर 2 पाई R1 कितना है 8 लिख देते हैं, प्लस 2 पाई R2 कितना है 6 है। अभी हो जाएगा 2 पाई बड़ी R बराबर 8 दूनी 16 पाई प्लस 6 दूनी 12 पाई, ठीक ना। अभी हो जाएगा 2 पाई बड़ी R बराबर 16 12 कितना हो जाएगा 16 10 26 2 28 पाई। अब एगो पाई पर कट गया, 2R बराबर क्या बच गया 28। अब 2 से भी कट जाएगा 14 12 में, यानी कि R बराबर 14 निकल गया, 14 cm, ठीक ना। शॉर्टकट ट्रिक है कि ये दोनों वृत्त की परिधि का जोड़ दिए, अब बड़े पे नया वृत्त जो बन रहा है उसके परिधि के बराबर में रख दिए, बस सॉल्व कर दिए, आंसर निकल गया। चलिए अगला प्रश्न आपका 43 नंबर का, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगा। कह रहा वृत्त की परिमाप क्या होता है, परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज़ हुआ। 2 पाई R बराबर क्षेत्रफल उनका बराबर है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, पाई कट्टी, एगो R से एगो R कट्टी, तो 2 बराबर यहाँ एगो R बचा, त्रिज्या R बराबर जो बचा तो त्रिज्या हुआ ना 2 निकला, 2 मात्रक, ये राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दे, मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या 1 है, उसे क्या कर रहा है कि 1/2 कर रहा है, तो इसका आयतन निकालना है ना हमें। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3, यही होता है ना गोले का आयतन, बराबर 4/3 पाई R3, दोनों को बराबर में रखेंगे। तो अब देखिए ये 4/3 कट जाएगा, R1 के 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, इसका त्रिज्या आधी कर दिया है ना। तो 1 का क्यूब 1 के बराबर, 1 का क्यूब 1 के, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये आके गुना हो जाएगा, तो 8 बराबर 1, 8 गुना हो रहा है, 8वां भाग हो जाएगा, ठीक ना। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 गुना हो रहा है ना, 8 बराबर 1। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है किसी घन की भुजाओं को दोगुना कर दी जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। किसी घन का भुजा मान लीजिए 1 है, पहले उसे कर रहा है 2 गुना कर दी जाए, 2 से गुना कर दी, 2 से गुना, इसका आयतन निकालेंगे। घन का आयतन क्या होता है, घन है ना, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, उधर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, क्या कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है त्वरण, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 47 नंबर की 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यक का है। माध्यक कैसे निकालते हैं, पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम यानी पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद यानी कि 4, फिर 4 दिया है, 4 के बाद 5 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 7 दिया है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 है, तो 7 है तो 3 गो इधर से 3 गो इधर से लेंगे, जो बीच में बचा वही माध्यक होगा, बीच में 4 बचा
तो 4 आपका माध्यक हो जाएगा, सी राइट आंसर। 48 नंबर का अधिक बारंबारता वाले वक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिक बारंबारता वाले वक्र को कहते हैं बहुलक वर्ग, ये राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें अधिक बारंबारता रहता है उसी को बहुलक कहते हैं। 49 नंबर का 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की परिकता 0.62 है, तो रेशमा जीतने की परिकता क्या होगी? देखिए, कितना भी परिकता हो उसका मान एक ही होता है, चाहे 10 खिलाड़ी रहो, 20 खिलाड़ी रहे, 50 खिलाड़ी रहे, तो एक होता है। तो एक में से एगो का दिया हुआ है, एगो का दिया हुआ है, एगो का घटा देंगे 0.62, घटाइए तो कितना होगा? तो 1 दशमलव के बाद 2 जीरो दे सकते हैं, 0.62, 10 10 में से 6 घटेगा 8, 9 9 में से 6 घटेगा 3, यानी कि 0.38 कहाँ पर है? बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर का है, वो संभव घटना की परिकता होती है। वो संभव घटना, जो घटना घटेगा ही नहीं उसकी परिकता 0 होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह जीवा कहलाती है, जीवा। जैसे कि एक वृत्त है, इस पर ऐसे जो काटता है 2 जगह, उसी को जीवा कहते हैं। चलिए 52 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं ए 2, -4 और बी इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र बताए थे ना, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। अब x1 आपका ये हो जाएगा, और x1 ये x2 ये y1 और ये y2, तो x1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे समझ लीजिए कि पहला वाला को इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, तो x1 आपका 2 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 4 हो जाएगा बटे 2, x1 आपका -4 हो जाएगा, प्लस x2 आपका -2 हो जाएगा बटे 2, 4 2 6, 6 में 2 से भाग देना है, -1 प्लस चिन्ह माइनस का 4 2 6 बटे 2, ये 3 बार में कट जाएगा, ये -3 बार में कट जाएगा, तो 3, -3, 3, -3, 3, -3 आ रहा है, 3, -3 कहाँ पर है? 3, -3 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का है, यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान। अब देखिए हमें 5 कोस थीटा बराबर कितना दिया है? 3 लिखने में मिस हो जाता है। 5 कोस थीटा बराबर 3, ओ यार 3, जब कोस थीटा बराबर निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा। 5 कोस थीटा बराबर 3, जब कोस थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। कोस का क्या होता है? b/h। तो हमें निकालना क्या है? tan निकालना है, यानी कि p निकालना होगा। तो p का सूत्र होता है h² घटा b² का अंडर रूट। h हो गया आपका 5, 5 का स्क्वायर घटा p होगी b हो गया 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? 16। 16 का अंडर रूट से वर्गमूल 4 निकल जाएगा। निकालना क्या है? 3 tan थीटा, यानी कि 3 गुना 10 का होता है p/b, तो 3 गुना 3 गुना p कितना निकला है? 4/h, h कितना है? 5 है। ओ यार p/b होता है ना, b कितना है? 3 है, b कितना है? 3, 3 3 कट गया, यानी कि 4 निकल जाएगा। 4 आंसर, यानी कि सी राइट आंसर निकलेगा। 55 नंबर का 54 नंबर कि कोस 90 डिग्री घटाए, कोस 90 डिग्री घटाए साइन ये हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको 54 प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव करा दिया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।